गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम इन नॉलेज जोन चैनल। पिछले क्लास में हम क्लास 9 के एक इम्पोर्टेंट चैप्टर मैटर इन और सराउंडिंग में पढ़े थे, जिसमें हम स्टेट ऑफ मैटर यानी सॉलिड लिक्विड गैस क्या होता है, फिर उसका डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज क्या होता है और उस पर कैसे क्वेश्चन क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में डिस्कस किए थे। अब यहाँ पे पढ़ेंगे कि यहाँ पे जैसे स्टेट ऑफ मैटर है उस पर टेम्परेचर का और प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ेगा, यानी अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो स्टेट ऑफ मैटर कैसा होगा, अगर टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो स्टेट ऑफ मैटर क्या होगा, उसी तरह प्रेशर इंक्रीज या डिक्रीज की कंडीशन में क्या चेंजिंग आएगा, उसी के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। तो अब यहाँ पे पढ़ रहे हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन ए स्टेट ऑफ मैटर। तो जैसे तुम जानते हो कि यहाँ पे सॉलिड है, सॉलिड को हीट करते हैं तो वो तुम्हारा लिक्विड में आता है, फिर लिक्विड को हीट करते हैं तो तुम्हारा गैस में आता है। यानी अगर कोई मैटर है जो सॉलिड स्टेट में है तो सॉलिड टेम्परेचर सॉलिड को हीट करेंगे तो लिक्विड में जाएगा, फिर लिक्विड को हीट करेंगे तो गैस में जाएगा, और फिर जब यहाँ पे गैस को हम कूल करेंगे तो उस कंडीशन में यानी इसको हम कूल करेंगे तो लिक्विड में आएगा, और लिक्विड को कूल करेंगे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, सॉलिड में चला जाएगा। तो ये कैसे होता है यानी इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं उसी के बारे में इसमें डिस्कस करेंगे। तो याद रखना कि सॉलिड से लिक्विड में जाने का जो प्रोसेस होता है उसको हम मेल्टिंग कहते हैं, यानी वह प्रोसेस जिसमें कोई मैटर सॉलिड से लिक्विड में चेंज होता है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग कहते हैं। अब यहाँ पे मान लो कोई आइस या कोई भी मैटर रखें तो जैसे ही उसको टेम्परेचर के कांटेक्ट में रखते हैं वैसे ही मेल्ट होना यानी पिघलना स्टार्ट नहीं होता है, उसमें कुछ देर हम टेम्परेचर सप्लाई कराते हैं उसके बाद पिघलना स्टार्ट होता है। तो वह मिनिमम टेम्परेचर जिसपे कोई सॉलिड लिक्विड में चेंज होना स्टार्ट होता है उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। यानी उस टेम्परेचर को मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। यानी मेल्टिंग क्या होगा कि ए प्रोसेस इन विच सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड इज नोन एज मेल्टिंग, और ए मिनिमम टेम्परेचर एट विच सॉलिड स्टार्ट टू चेंज इनटू लिक्विड इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट। उसी तरह यहाँ पे लिक्विड से गैस में चेंज होने का जो प्रोसेस होता है उसको हम बॉइलिंग कहते हैं, और जिस टेम्परेचर पे चेंज होता है उसको हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। उसी तरह गैस से लिक्विड में जो प्रोसेस होता है उसको हम कंडेंसेशन कहते हैं, और यहाँ पे लिक्विड से सॉलिड में जो प्रोसेस चेंज होता है उसको हम फ्रीजिंग या सॉलिडिफिकेशन कहते हैं, यानी इसको हम सॉलिडिफिकेशन कहते हैं। तो याद रखना कि सॉलिड से लिक्विड मेल्टिंग, लिक्विड से गैस बॉइलिंग, गैस से लिक्विड कंडेंसेशन, लिक्विड से सॉलिड फ्रीजिंग या सॉलिडिफिकेशन। तो सबको अलग अलग डिफाइन कर लेते हैं। यानी यहाँ पे मेल्टिंग या फ्यूजन क्या होता है, एंड मेल्टिंग पॉइंट जिसको एम यानी मेल्टिंग पॉइंट को शॉर्ट फॉर्म में एम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मेल्टिंग को या फ्यूजन को दोनों का मीनिंग सेम होता है। तो ये क्या होता है, ये प्रोसेस इन विच solid change into liquid is known as melting, or a minimum temperature at which solid start to change into liquid
इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट। नोट में याद रखना कि द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेल्सियस। यानी आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो तुम्हारा क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। उसी तरह यहाँ पे सेकेंड नंबर में क्या आता है, बॉइलिंग या बॉइलिंग पॉइंट। तो ये क्या होता है कि ए प्रोसेस इन विच लिक्विड चेंज into gas is known as boiling। यानी वह प्रोसेस जिस पे लिक्विड गैस में चेंज होता है उसी को हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग कहते हैं। और यहाँ पे ए मिनिमम टेम्परेचर एट विच liquid start to change into gas is known as boiling point। और इसको हम बीपी से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे याद रखना कि द बीपी ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। यानी वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो तुम्हारा क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अब यहाँ पे कंडेंसेशन का मीनिंग क्या होगा, तो यहाँ पे ए प्रोसेस इन विच गैस चेंज इनटू लिक्विड इज नोन एज कंडेंसेशन। यहाँ पे क्या होता है कि वह प्रोसेस जिसमें गैस चेंज इनटू लिक्विड, यानी गैस लिक्विड में चेंज होना स्टार्ट होता है, उसको हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। और यहाँ पे फ्रीजिंग या सॉलिडिफिकेशन, a process in which liquid change into solid is known as freezing या सॉलिडिफिकेशन। और यहाँ पे ए मिनिमम टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट टू चेंज into solid is known as freezing point। यानी फ्रीजिंग क्या होता है, तो वह प्रोसेस जिसमें लिक्विड सॉलिड में चेंज होता है उसको हम क्या कहते हैं, फ्रीजिंग कहते हैं। और वह मिनिमम टेम्परेचर जिस पे लिक्विड सॉलिड में चेंज होना स्टार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। नोट में याद रखना कि एट 0 डिग्री सेल्सियस वाटर फाउंड
in solid as well as liquid state। यानी जो यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस होता है उस पे जो वाटर होता है वो सॉलिड के साथ साथ लिक्विड कंडीशन में भी रहता है, यानी दोनों कंडीशन में रहता है, यानी सॉलिड में भी रहता है और लिक्विड में ही रहता है। उसके बाद इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि जैसे हम जान गए हैं कि सॉलिड को हीट करेंगे तो लिक्विड में होगा, लिक्विड को हीट करेंगे तो गैस में होगा, गैस को कूल करेंगे तो फिर लिक्विड में आएगा, फिर लिक्विड को कूल करेंगे तो तुम्हारा क्या होगा, सॉलिड में जाएगा। इसको एक सिंपल सा एग्जांपल में देख सकते हो कि जैसे आप एक कंटेनर में क्या कर लेना, आइस ले लेना। तो आइस तुम्हारा क्या है, सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर है। उसको क्या करना, किसी कंटेनर में रख के और उसको गैस चूल्हे पे रख देना और वहां पे टेम्परेचर सप्लाई करना। वो आइस धीरे धीरे क्या होगा, मेल्ट होगा। मेल्ट होकर वो तुम्हारा क्या होगा, लिक्विड कंडीशन में चेंज हो जाएगा। अब लिक्विड कंडीशन में चेंज हो रहा है, उसके बाद और टेम्परेचर देंगे तो तुम्हारा क्या होगा, गैस में चेंज होगा। और टेम्परेचर देंगे तो तुम्हारा क्या होगा, वेपर में चेंज होगा। अब वहां पे गैस को क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, यानी टेम्परेचर देना स्टॉप कर देंगे। उस कंडीशन में देखते हैं कि जिस प्लेट से ऊपर उस कंटेनर को ढके हुए हैं उसके प्लेट के बॉटम में तुम्हारा क्या होगा, कुछ वाटर ड्रॉपलेट जमा हो जाता है। वो क्या रीजन है कि जब यहाँ पे टेम्परेचर दिए तो सॉलिड से लिक्विड में आया, लिक्विड से गैस में आया, और जब यहाँ पे हम टेम्परेचर सप्लाई करना बंद कर देंगे यानी कूल कर दिए तो वही गैस तुम्हारा क्या हो गया, लिक्विड में चेंज हो गया। और उसी लिक्विड को अगर फ्रिज में रख देंगे तो फिर वो क्या हो जाएगा, सॉलिड में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि जैसे यहाँ पे जैसे यहाँ पे सॉलिड है, सॉलिड को हीट किए तो लिक्विड में आया, फिर लिक्विड को हीट किए तो तुम्हारा क्या आ गया, गैस में आ गया। अब उस कंडीशन में किस कंडीशन में रहता है, तो इन दिस केस टेम्परेचर इज हाई एंड प्रेशर इज लो। यानी यहाँ पे याद रखना कि किस कंडीशन में पॉसिबल होता है, यानी सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, तो टेम्परेचर क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, और प्रेशर क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। उसी कंडीशन में सॉलिड कोई सब्सटेंस है वो सॉलिड से लिक्विड में और लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। जस्ट इसका अपोजिट सेकेंड में गैस को कूल करेंगे तो लिक्विड को कूल करेंगे तो सॉलिड में। तो ये किस कंडीशन में होता है, इन दिस केस टेम्परेचर इज लो एंड प्रेशर इज हाई। यानी ये किस कंडीशन में होता है कि जब टेम्परेचर क्या हो, लो और प्रेशर क्या हो, हाई हो। उस कंडीशन में गैस जो है लिक्विड में और लिक्विड से सॉलिड में चेंज हो जाता है। इसको सिंपल सा समझेंगे कि जब यहाँ पे क्या करेंगे कि टेम्परेचर हाई करेंगे और प्रेशर क्या करेंगे, लो करेंगे, तो जब हम सॉलिड में टेम्परेचर देंगे तो सॉलिड के पार्टिकल के बीच का जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स होगा वो तुम्हारा क्या होगा, ब्रेक होगा तो क्या होगा, मूवमेंट करना चाहेगा, तो सॉलिड से क्या होगा, लिक्विड में चेंज हो जाएगा। और फिर अगर टेम्परेचर सप्लाई करेंगे तो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स क्या होगा, और वीक हो जाएगा, और उसके बाद और वो दूर जाना चाहेगा तो उसके बाद वो किस में चेंज हो जाएगा, गैस में चेंज हो जाएगा। लेकिन जब यहाँ पे हम टेम्परेचर क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, कूल कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में उसके पार्टिकल के पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी कम होगा तो वो तुम्हारा क्या होगा, एक दूसरे के पास आना जाएगा। जब एक दूसरे के पास आना जाएगा तो गैस से लिक्विड में आ गया, फिर उसका टेम्परेचर और धीरे धीरे कम होते जाएगा तो और पास आएगा, तो उस कंडीशन में क्या आ जाएगा, सॉलिड में चेंज हो जाएगा। उसके बाद थर्ड नंबर याद रखना, थर्ड नंबर कि ड्यूरिंग द process of
melting and boiling temperature remains constant। यानी यहाँ पे क्या है कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग टेम्परेचर तुम्हारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो फिर जो टेम्परेचर सप्लाई यानी सॉलिड से लिक्विड में या लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तो उस कंडीशन में टेम्परेचर कांस्टेंट हो रहा है। तो जो हम टेम्परेचर सप्लाई कर रहे हैं वो कहाँ जा रहा है, तो उस कंडीशन में याद रखना कि उस कंडीशन में जैसे ए सॉलिड है तो बताए थे कि इसके पार्टिकल क्या होगा, यानी ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना रहता है। तो पार्टिकल के बीच में जो इंटर मोलिक्यूलर फोर्स होता है वो तुम्हारा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। स्ट्रॉन्ग होगा तो उसके पास क्या होगा, लेस काइनेटिक एनर्जी होगा, जो पिछले वीडियो में बताए हुए हैं। तो काइनेटिक एनर्जी इसके पास क्या होगा, कम होगा, यानी वो आपस में मूव नहीं कर पाएगा। तो उसको मूव कराने के लिए क्या होना चाहिए, उसके बीच में फोर्स क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अब उस कंडीशन में जो यहाँ पे टेम्परेचर हम सप्लाई करेंगे तो पहले इस फोर्स को ब्रेक करेगा, उसके बाद ना पार्टिकल एक दूसरे से मूव करेगा। तो इसीलिए यहाँ पे प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग में जो हम टेम्परेचर सप्लाई करते हैं वो तुम्हारा क्या हो जाता है, इस फोर्स को ब्रेक करने में यूज हो जाता है। और जब पूरा रूप से सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, अब धीरे धीरे वो टेम्परेचर क्या होने लगेगा, राइज करने लगेगा। तो याद रखना है कि अगर यहाँ पे 1 kg आइस है तो आइस का टेम्परेचर यानी अगर उसको मेल्ट कर रहे हैं तो उस फ्लूइड का टेम्परेचर तब तक चेंज नहीं होगा जब तक वो पूरा रूप से मेल्ट नहीं हो जाए। क्यों नहीं होगा, क्योंकि उस कंडीशन में जो हम टेम्परेचर सप्लाई करेंगे वो टेम्परेचर कहाँ चला जाएगा, इस फोर्स को, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स को ब्रेक करने में। तो याद रखना कि ड्यू टू प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। तो ड्यू टू in this case temperature is used to break intermolecular force between the पार्टिकल ऑफ मैटर, यानी मैटर के पार्टिकल के बीच में जो फोर्स है उसको ब्रेक करने में यूज हो जाता है। उसके बाद एक आता है इसमें सब्लिमेशन, यानी सब्लिमेशन क्या होता है, तो जैसे यहाँ पे जब दीपावली आता है तो उसमें हम कैंडल जलाते हैं, या कोई पूजा करते हैं तो उसमें हम कैंफर यानी कपूर जलाते हैं। तो उस कंडीशन में देखते हैं कि जो कैंडल या कपूर होता है उसको जब जलाएंगे तो सॉलिड से लिक्विड में चेंज नहीं होता है, वो डायरेक्ट क्या हो जाता है, सॉलिड से गैस में चेंज हो जाता है। तो वह सबस्टेंस जो यहाँ पे, वह सबस्टेंस जिसके पास प्रॉपर्टी क्या हो, जो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाए, उसी को हम क्या कहते हैं, सब्लिमेट पार्टिकल कहते हैं। और जो सब्लिमेशन प्रोसेस को शो करता है, जो सब्लिमेट पार्टिकल होता है, जिस प्रोसेस के द्वारा सॉलिड से गैस में चेंज होता है उसको, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। यानी सब्लिमेशन क्या होगा कि डायरेक्ट सॉलिड से डायरेक्ट जब हीट करेंगे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, गैस में चेंज हो जाएगा। तो ये क्या होगा, ये प्रोसेस इन विच, यानी प्रोसेस इन विच सॉलिड directly change into gas without come in form of liquid is known as
सब्लिमेशन। तो उसको हम क्या कहते हैं? सब्लिमेशन कहते हैं। जैसे ये कैम्फर हो गया, कैंडल हो गया, बेंजोइक एसिड हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया, नेफ्थलीन बॉल हो गया। इसका जो यूज होता है, जो देखते हैं घर में जो रेशम का जो भी साड़ी लेडीज जो यूज करता है लोग, तो उस साड़ी में क्या होता है, कुछ दिनों के बाद कीड़े मकोड़े लग जाते हैं, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म लग जाएगा। तो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचने के लिए वो नेफ्थलीन बॉल यानी नेफ्थलीन का गोली उसमें रखते हैं, जिससे उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है और वो जो क्लॉथ होता है कुछ लंबे पीरियड तक जाता है। तो ये आया। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये कहते हैं ड्राई आइस। तो ड्राई आइस क्या होता है, तो याद रखना कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज नोन एज ड्राई आइस। यानी ड्राई आइस क्या होता है, तो जब कार्बन डाइऑक्साइड को सॉलिड कंडीशन में चेंज कर देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, ड्राई आइस कहते हैं। ये किस कंडीशन में चेंज हो जाता है, तो ड्राई आइस इज फॉर्म्ड व्हेन टेम्परेचर इज वेरी लो एंड प्रेशर इज वेरी हाई। यानी जब टेम्परेचर बहुत कम हो और प्रेशर क्या हो, बहुत अधिक हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, ड्राई आइस का फॉर्मेशन होता है। यानी जो गैस होता है वो क्या हो जाता है, सॉलिड कंडीशन में चेंज हो जाता है। तो पूछता है कि व्हाट इज नेम द सॉलिड which formed after condensation of कार्बन डाइऑक्साइड, या सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं, तो याद रखना ड्राई आइस। और ड्राई आइस का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो हमको गैस से किस में जाना है, सॉलिड में जाना है। तो बताया है कि गैस से सॉलिड में जाने के लिए क्या प्रोसेस होता है, तो टेम्परेचर क्या होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए, और प्रेशर तुम्हारा क्या होना चाहिए, बहुत अधिक होना चाहिए। उसके बाद इसमें दो टर्म आता है, एक आता है, यानी इसमें दो टर्म आता है, एक आता है तुम्हारा, एक आता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या मेल्टिंग, और एक आता है लेटेंट हीट ऑफ बॉइलिंग। यानी एक आता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और एक होता है लेटेंट हीट ऑफ बॉइलिंग को चाहे वेपोराइजेशन को। तो इसका मीनिंग क्या होता है, तो उस कंडीशन में याद रखना कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या मेल्टिंग है और एक है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो मेल्टिंग का रिलेशन किससे है, सॉलिड से लिक्विड में, और वेपोराइजेशन का रिलेशन किससे है, लिक्विड से गैस में, यानी लिक्विड से गैस में। तो याद रखना कि 1 kg सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए जितना टोटल एनर्जी हम सप्लाई करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या मेल्टिंग कहते हैं। और 1 kg लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए जितना हम एनर्जी सप्लाई करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं। यानी ये क्या होगा कि द टोटल अमाउंट ऑफ हीट
energy which required to convert 1 kg solid into liquid at atmospheric प्रेशर। यानी एटमॉस्फेरिक यानी एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। क्योंकि जानते हैं कि प्रेशर का इफेक्ट किस पे पड़ता है, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर पे पड़ता है। तो इसलिए प्रेशर यहाँ पे कांस्टेंट होना चाहिए, यानी कोई एक्सटर्नल फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो 1 kg सॉलिड को लिक्विड में चेंज होने के लिए जितना हम टेम्परेचर सप्लाई करेंगे, यानी जितना हीट एनर्जी देंगे, उसी को हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या मेल्टिंग कहते हैं। यहाँ पे याद रखना कि द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या मेल्टिंग ऑफ आइस इज 3.347 into 10⁵ जूल पर केजी। यानी इसका जो वैल्यू होता है, आइस अगर 1 kg आइस है, उसको पूरा लिक्विड में चेंज करने के लिए कितना एनर्जी यानी कितना जूल एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, तो याद रखना 3.347 into 10⁵ जूल पर केजी। तो याद रखना कि लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग को किस में मेजर करते हैं, तो जूल पर केजी में, और आइस का वैल्यू कितना होता है, तो इतना होता है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर 1 kg सॉलिड है, यानी 1 kg सॉलिड ऑफ आइस है, तो उसको लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए कितना जूल एनर्जी देना पड़ेगा, तो 3.347 into 10⁵ जूल। उसी तरह लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होता है, तो यहाँ पे द टोटल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी which required to convert 1 kg liquid into gas is gas at atmospheric pressure is known as latent heat of वेपोराइजेशन। यानी यहाँ पे 1 kg लिक्विड को गैस में चेंज करने के लिए जितना एनर्जी यानी जितना हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, उसी को हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं। तो इस कंडीशन में याद रखना कि द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर is 2.259 into 10⁶ जूल पर केजी। यानी वाटर का जो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है, उसका वैल्यू क्या होता है, 2.256 into 10⁶ जूल पर केजी होता है। अब नोट में याद रखना कि after mixing with impurity MP and BP of liquid या metal is इंक्रीजेज। यानी इम्प्यूरिटी का मीनिंग क्या हुआ कि जैसे यहाँ पे वाटर है, वाटर का
जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस है। जब इसमें क्या करेंगे, ऐड साल्ट या शुगर या एसिड यानी कोई भी एक्स्ट्रा सब्सटेंस मिला देंगे, उसको इम्प्योरिटी कहते हैं। तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो अबव दे 100 डिग्री सेल्सियस, यानी 100 डिग्री सेल्सियस से क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ऐसा क्यों होगा, तो जैसे पहले बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता था कि जो हीट एनर्जी सप्लाई कर रहे थे वो किसके पार्टिकल यानी किसके फोर्स को ब्रेक करना था, वाटर के। अब वाटर के साथ साथ क्या आ गया, साल्ट भी आ गया। तो साल्ट और शुगर भी क्या है, एक मेटल है, तो वो भी मेटल के बॉन्ड को क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा ना। तो इसलिए यहाँ पे कोई भी किसी लिक्विड में अगर हम इम्प्योरिटी मिक्स कर देंगे तो उस कंडीशन में इसका जो एमपी और बीपी होता है वो तुम्हारा क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद इसका नेक्स्ट टॉपिक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे क्वेश्चन भी आता है। नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारा इवेपोरेशन एंड वेपोराइजेशन। इवेपोरेशन एंड वेपोराइजेशन, तो इवेपोरेशन एंड वेपोराइजेशन का मीनिंग क्या हुआ, तो इवेपोरेशन एंड वेपोराइजेशन का मीनिंग क्या हुआ, तो जैसे आप इसको सिंपल से समझ सकते हो कि जैसे हम चावल बनाते हैं तो चावल बनाने के पहले हम क्या करते हैं, किसी कंटेनर में वाटर को रखते हैं और वहां पे हीट सप्लाई देना स्टार्ट कर देते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जैसे वाटर अगर बॉयल नहीं करता है यानी टेम्परेचर अगर 100 डिग्री सेल्सियस से कम रह रहा है तो उस पे भी कुछ लिक्विड तुम्हारा क्या हो जाता है, वेपर में चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। उसके कंटेनर यानी ढक्कन को हटा देना तो देखना कि उस कंटेनर से कुछ वेपर निकल रहा है। तो बॉइलिंग पॉइंट से पहले जो वेपर में चेंज हो जाता है, यानी अगर बॉइलिंग पॉइंट से पहले कोई लिक्विड वेपर में चेंज हो रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, इवोपरेशन कहेंगे। अगर बॉइलिंग पॉइंट से अबव अगर कोई लिक्विड वेपर में चेंज होता है तो उसको हम क्या कहेंगे, वेपराइजेशन कहेंगे। यानी कि क्या होगा कि ए प्रोसेस in which liquid change into vapor below their BP is known as evaporation। और याद रखना कि द वैल्यू ऑफ इवेपोरेशन इज नॉट फिक्स्ड। ये फिक्स क्यों नहीं होता है, तो आगे बता रहे हैं। और वेपोराइजेशन क्या होता है, तो ये प्रोसेस इन विच liquid change into vapor above their BP is known as vaporization। और यहाँ पे याद रखना कि द वैल्यू और वेपोराइजेशन इज फिक्स्ड। यानी यहाँ पे क्या आता है कि यहाँ पे तो ये समझ गया। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि द वैल्यू ऑफ इवेपोरेशन इज नॉट फिक्स और वेपोराइजेशन इज फिक्स। तो जानते हो कि किसी इवेपोरेशन किस पे डिपेंड कर रहे हैं, तो अबव देयर बीपी। तो जानते हो कि कोई भी लिक्विड है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, फिक्स होता है। तो हम यहाँ पे जान गए ना कि जब बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचेगा उसके बाद तुम्हारा क्या होगा, वेपर में चेंज होगा। उसी प्रोसेस को वेपोराइजेशन कहेंगे। तो किसी कोई भी लिक्विड है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है मालूम है
तो बॉइलिंग पॉइंट से जैसे ऊपर जाएगा तब ना वेपर में चेंज होगा। तो इसलिए इसका वैल्यू तुम्हारा क्या होता है, फिक्स होता है। लेकिन ये तुम्हारा क्या है, बॉइलिंग पॉइंट से कम पे है, तो इसमें ये पता नहीं रहता है कि किस टेम्परेचर पे जाएगा तो वो गैस में चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसीलिए फिक्स नहीं होता है, और ये तुम्हारा क्या होता है, फिक्स होता है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर क्या है, टॉपिक क्या है, तो यहाँ पे evaporation is depend upon evaporation is depend upon following फैक्टर। यानी इवोपरेशन जो है वो कुछ फैक्टर पे डिपेंड करता है। वो फैक्टर कौन कौन सा है, तो पहला टेम्परेचर ऑफ इन्वॉल्व, टेम्परेचर पे क्या होता है, तो जो इवोपरेशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। इसी का रीजन है कि ड्यूरिंग समर सीजन द cloth is dry quick with comparison to winter सीजन। यानी इसी का रीजन है कि समर सीजन में कोई भी कपड़ा अगर धोते हैं और उसको बाहर रखते हैं तो जल्दी सूख जाता है विंटर सीजन के, क्योंकि समर सीजन में टेम्परेचर क्या होता है, हाई होता है, और टेम्परेचर हाई होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो इवोपरेशन का रेट होगा वो भी क्या होगा, अधिक होगा। तो इसलिए कपड़ा क्या हो जाता है, जल्दी सूख जाता है। तो याद रखना कि टेम्परेचर क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सेकेंड नंबर में स्पीड ऑफ एयर। तो याद रखना कि जो इवेपोरेशन जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड ऑफ एयर के। यानी ये स्पीड ऑफ एयर इंक्रीज करोगे तो इवेपोरेशन में क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर स्पीड ऑफ एयर डिक्रीज करोगे तो इवेपोरेशन में क्या होगा, डिक्रीज करेगा। जैसे यहाँ पे दो कपड़ा लो सेम कैटेगरी का, और दोनों को वॉश कर दो यानी धो दो, और एक को एक रूम में फैला दो यानी पसार दो, और दूसरे को दूसरे रूम में, और एक में फैन चला दो एक में फैन नहीं चला। तो देखोगे कि जिस रूम में फैन चला है उसमें कपड़ा क्या होगा, जल्दी सूख जाएगा। जिस रूम में फैन नहीं चला है उसमें कपड़ा क्या होगा, जल्दी नहीं सूखेगा। यानी इसका मतलब क्या है कि जब स्पीड ऑफ विंड इंक्रीज होगा तो इवेपोरेशन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, और जब स्पीड ऑफ विंड डिक्रीज होगा तो इवेपोरेशन भी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। उसके बाद थर्ड नंबर में सरफेस एरिया ऑफ मटेरियल, यानी सरफेस एरिया ऑफ मैटर। तो सरफेस एरिया ऑफ मैटर में क्या होता है, तो जो इवेपोरेशन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सरफेस एरिया और मैटर के। कि जैसे यहाँ पे अगर दो क्लॉथ है, फर्स्ट क्लॉथ को हम एक्सपेंड कर दिए और सेकेंड क्लॉथ को डज नॉट एक्सपेंड, यानी दो क्लॉथ है, दोनों कपड़े को क्या कर दिए, धो दिए, और एक को फैला के बाहर रख दिए और दूसरे को फैला के नहीं रखे, ऐसे ही ले जाके रख दिए। उस कंडीशन में क्या देखेंगे कि जिसको फैला के रखे हैं वो जल्दी सूख जाएगा, और जिसको फैला के नहीं रखे वो जल्दी नहीं सूखेगा। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जिसको फैलाए थे
तो एरिया इंक्रीज हुआ, एरिया इंक्रीज होगा तो इवोपरेशन क्या होगा, इंक्रीज। तो उसमें जो वाटर प्रेजेंट है वो तुम्हारा क्या होगा, वेपर के रूप में बाहर हो जाएगा। और जिसको फैलाए हैं उसमें नहीं फैलाए हैं तो एरिया कम है, तो इवोपरेशन भी क्या होगा, कम होगा। तो उसमें जो वाटर है वो वेपर के रूप में चेंज होने में क्या होगा, कुछ टाइम लगेगा। उसके बाद 4 नंबर में आता है ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी क्या होता है कि द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट in our atmosphere is known as humidity। यानी इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो यहाँ पे एटमॉस्फेयर में जितना वाटर वेपर प्रेजेंट है उसी को हम क्या कहते हैं, ह्यूमिडिटी कहते हैं। वो वाटर वेपर कहाँ से आया, तो जैसे दिन में सनलाइट अर्थ पे आता है, उस सनलाइट से क्या होता है कि जो सरफेस पर वाटर प्रेजेंट है वो तुम्हारा क्या होता है, वेपर में चेंज होकर ऊपर की ओर जाता है। तो उसी वेपर से तुम्हारा क्या होता है, उसी वेपर को हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखना, तो जो यहाँ पे इवेपोरेशन होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ह्यूमिडिटी के। यानी जब ह्यूमिडिटी इंक्रीज होगा तो इवोपरेशन क्या होगा, डिक्रीज होगा। और जब ह्यूमिडिटी डिक्रीज होगा तो इवोपरेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा। जैसे यहाँ पे सिंपल सा देखते हैं कि समर सीजन में क्या होता है, ह्यूमिडिटी कम होता है, और विंटर सीजन में ह्यूमिडिटी क्या होता है, अधिक होता है। तो विंटर सीजन में यानी कोई क्लॉथ अगर सुखाएंगे तो क्या होता है, जल्दी से नहीं सूखता है। यानी विंटर सीजन में ह्यूमिडिटी अधिक है तो इवोपरेशन क्या हुआ है, कम हुआ है। लेकिन समर सीजन में कोई कपड़ा सुखाते हैं जल्दी सूख जाता है, तो समर सीजन में ह्यूमिडिटी क्या है, कम है, तो इवोपरेशन क्या हुआ है, अधिक हुआ है। उसके बाद 5 नंबर में नेचर ऑफ लिक्विड। यानी जो इवोपरेशन होगा वो नेचर ऑफ लिक्विड पे भी डिपेंड करता है। यानी नेचर ऑफ लिक्विड पे भी डिपेंड करता है। यानी कुछ लिक्विड जो होंगे जिसका लो बॉइलिंग पॉइंट होगा, और कुछ लिक्विड जो होगा उसका क्या होगा, हाई बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो अगर कोई क्लॉथ है उसको अगर लो बॉइलिंग पॉइंट वाले लिक्विड में डुबो के अगर उसको सुखाना है तो उस कंडीशन में क्या होगा, लो बॉइलिंग पॉइंट है तो जल्दी इवोपरेशन हो जाएगा। लेकिन अगर हाई बॉइलिंग पॉइंट है तो तुम्हारा क्या होता है, जल्दी इवोपरेशन नहीं हो पाएगा। तो उस कंडीशन में नेचर ऑफ लिक्विड पे भी तुम्हारा क्या है, इवोपरेशन डिपेंड है। तो इसमें आता है यहाँ डिफाइन इवोपरेशन एंड हाउ मेनी फैक्टर एट विच इवोपरेशन इज डिपेंड। उसके बाद इवोपरेशन का एप्लीकेशन आता है, यानी एप्लीकेशन ऑफ इवोपरेशन इन आवर डेली लाइफ। तो इवोपरेशन का एप्लीकेशन क्या है तो उसको देखते हैं। यानी यहाँ पे आता है एप्लीकेशन ऑफ इवोपरेशन इन आवर डेली लाइफ। तो उस कंडीशन में याद रखना नोट में के इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। यानी अगर कहीं से इवेपोरेशन हो रहा है तो वहां पे क्या होगा, कूलिंग आएगी, यानी ठंडा महसूस होगा। अब इसका एप्लीकेशन क्या है, तो जैसे यहाँ पे जैसे स्प्रिंकल वाटर एट द रूफ ऑफ ओपन ग्राउंड, या सेकेंड नंबर में दे सकते हो पावरिंग
ऑफ एसीटोन एट पल्प। उसी तरह थर्ड कंडीशन में दे सकते हो कि वियर कॉटन क्लॉथ इन समर सीजन। उसके बाद दे सकते हो कि आइस इज रब्ड एट बर्निंग पार्ट ऑफ बॉडी। 5 नंबर में लिख सकते हो 5 नंबर में कि वाटर पुट इन ऑर्थेन पोट कोल्ड कंपेरिजन टू मेटालिक पोट। उसी तरह एक नेक्स्ट लिख सकते हो वी सीट अंडर दे फैन फील कंफर्टेबल इन विंटर सीजन। यानी इसका मीनिंग क्या हुआ, ये सबका कॉज क्या है, तो ड्यू टू इवेपोरेशन है। यानी कहीं भी अगर इवेपोरेशन होगा तो वहां पे क्या होगा, ठंडा महसूस होगा या कूलिंग महसूस होगा। ये सब क्यों होता है, तो जैसे यहाँ पे स्प्रिंकल वाटर एट द रूफ ऑफ ओपन ग्राउंड, यानी कहीं पे अगर ओपन ग्राउंड है और विंटर समर सीजन में अगर शाम के समय में अगर वहां पे थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल कर देते हो तो उससे क्या होगा कि वो वाटर तुम्हारा क्या होगा, इवोपरेट होगा। और वो वाटर को इवोपरेट होने के लिए क्या चाहिए, टेम्परेचर चाहिए। वो टेम्परेचर कहाँ से लेगा, तो ग्राउंड से लेगा। तो ग्राउंड से टेम्परेचर को ऑब्जर्व करके और वो तुम्हारा क्या होगा, वेपर के रूप में चेंज होकर ऊपर की ओर जाएगा। तो ग्राउंड का जैसे जैसे उस पर वाटर गिराते जाएंगे वैसे वैसे ग्राउंड का टेम्परेचर क्या होगा, ऑब्जर्व होते चला जाएगा। तो ग्राउंड तुम्हारा क्या होगा, ठंडा महसूस होगा। इसी तरह जैसे गर्मी के दिनों में देखते हो कि छत पे अगर सोने का मन करता है तो छत पे क्या होता है, पानी पटा देते हैं। क्योंकि छत के ऊपर का जो यानी छत के जो सरफेस का जो टेम्परेचर होता है वो वाटर के द्वारा क्या कर लिया जाता है, ऑब्जर्व कर लिया जाता है। जिसको हम सोते हैं तो हमको क्या होता है, कंफर्टेबल महसूस होता है। उसी तरह यहाँ पे पावरिंग ऑफ स्टोन एट पाल्म, यानी एक अगर कोई स्टोन है या सिंपल सा बर्फ ही सुन लो, तो अगर किसी बर्फ को अगर हम हथेली पर रखते हैं तो हमको क्या होता है, ठंडा महसूस होता है। क्योंकि क्या होता है कि आइस सॉलिड है तो वो क्या होगा, लिक्विड में चेंज होना स्टार्ट होगा। तो वो क्या करेगा कि हमारे हैंड से टेम्परेचर को क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा। और टेम्परेचर ऑब्जर्व करेगा और इवोपरेट होगा। तो हमारे बॉडी का यानी हैंड के पास का जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे किस में यूज हो जाएगा, आइस में। तो हमारे हाथ क्या होगा, ठंडा महसूस होगा। उसी तरह कॉटन क्लॉथ है तो कंफर्टेबल है, यानी समर सीजन में। तो समर सीजन में कॉटन क्लॉथ पहनेंगे तो उसमें थिन पोर पाया जाता है। उस पोर से क्या होगा, इवोपरेशन होगा। और इवोपरेशन होगा तो कूलिंग महसूस होगा। उसी तरह मेटालिक कंटेनर है उसमें वाटर रखते हैं तो ठंडा रहता है, लेकिन सॉरी अर्थन पॉट में, यानी जैसे सुराही यूज करते हो तो उसमें ठंडा रहता है लेकिन मेटालिक पॉट में ठंडा नहीं रहता है। तो इसका रीजन क्या है कि अर्थन पॉट में थिन पोर पाया जाता है। उस पोर से क्या होगा, इवोपरेशन होगा। और कहीं पे इवोपरेशन होगा तो क्या होगा, ठंडा महसूस होगा। तो याद रखना कि अगर कहीं भी ये आएगा कि हमको ठंडा महसूस यानी कूलिंग का जहां भी बात आएगा तो याद रखना वो किससे रिलेशन है, इवोपरेशन। तो वहां पे सिंपल सा लिख देना ड्यू टू इवोपरेशन, ठीक है। उसके बाद कुछ क्वेश्चन है नोट में याद रखना कि इन विच केस वे फील अनकंफर्टेबल। और यहाँ पे अगर बॉइलिंग वाटर है और तुम्हारा वेपर है
तो अगर किसी पर्सन को यानी कि अगर हमारे बॉडी पार्ट है, अगर बॉइलिंग पॉइंट यानी वेपर से जले, यानी वेपर कहीं से निकल रहा है वहां पे हाथ रखो और यहाँ बॉइलिंग वाटर तुम्हारे बॉडी पे फेंक दिया जाए, उस कंडीशन में किससे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा? तो यहाँ पे याद रखना कि फॉर शॉर्ट पीरियड, यानी अगर कम समय के लिए रहेगा तो याद रखना कि जो वेपर होगा वो ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, लेकिन अगर वो लॉन्ग पीरियड रहेगा तो उस कंडीशन में जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो यानी जो बॉइलिंग वाटर होगा, जो बॉइलिंग वाटर होगा वो ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि जानते हो कि वेपर का यानी वेपर का जो लेटेंट हीट और वेपोराइजेशन का जो वैल्यू होता है वो अधिक होता है इसके लेटेंट हीट के, यानी इसके लेटेंट हीट और वाटर, यानी इस कंडीशन में जो वेपर का जो लेटेंट हीट होगा वो अधिक होगा वाटर का लेटेंट हीट से। तो लेटेंट हीट यानी जिसके पास एनर्जी अधिक होगा वही प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो याद रखना कि अगर शॉर्ट पीरियड के लिए पूछे तो वेपर ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, लेकिन लॉन्ग पीरियड पूछे तो तुम्हारा क्या होगा? लॉन्ग पीरियड अगर पूछे तो उस कंडीशन में बॉइलिंग वाटर। अब यहाँ पे याद रखना है कि अगर किसी पर्सन का अगर कोई पार्ट जल जाए उस कंडीशन में हमको क्या करना चाहिए? तो अगर हमारे घर में आइस है, इसलिए बताएं कि अगर हमारे घर में आइस है तो जले हुए पार्ट पे आइस को रख देना चाहिए। आइस क्या करेगा कि जो अंदर का जो टेम्परेचर होगा उसको क्या कर लेगा? ऑब्जर्व कर लेगा, और टेम्परेचर ऑब्जर्व कर लेगा तो हमको क्या होगा? ठंडा महसूस होगा, यानी हमको कंफर्टेबल महसूस होगा। उसी तरह यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ एमपी एंड बीपी हम कि कोई सब्सटेंस है उसको सॉलिड कब कहेंगे, कोई सब्सटेंस है उसको लिक्विड कब कहेंगे, कोई सब्सटेंस है उसको गैस कब कहेंगे। तो अगर याद रखना, यानी अगर याद रखना कि मैटर which contain above, यानी ये मैटर which contain melting point above the room temperature, यानी अगर कोई मैटर है जिसका मेल्टिंग पॉइंट यानी सॉलिड से लिक्विड में चेंज होना है स्टार्ट, अगर रूम टेम्परेचर से क्या हो? अधिक हो, तो उसको अगर हम रूम में रखेंगे तो पिघलेगा नहीं, तो वो तुम्हारा क्या होगा? सॉलिड में रहेगा। लेकिन अगर यहाँ पे मैटर which contain melting point below the रूम टेम्परेचर, यानी अगर मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से कम हो, तो जैसे ही रूम में ले जाकर अगर किसी ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा? पिघलना स्टार्ट कर देगा। तो इसीलिए वो किस में होगा? लिक्विड में। और गैस किस में रहेगा? तो बॉइलिंग पॉइंट अबव द रूम टेम्परेचर, यानी अगर बॉइलिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर क्या हो? अधिक हो, तो जैसे रूम टेम्परेचर पे ले जाएंगे तो बॉयल होना क्या करेगा? स्टार्ट कर देगा। तो उस कंडीशन में क्या आ जाएगा? वो गैस में चेंज हो जाएगा। तो ये आ गया। अब रूम टेम्परेचर कितना होता है तो याद रखना, बताए भी थे कि रूम टेम्परेचर का वैल्यू कितना होता है? तो अप्रोक्स 27 डिग्री सेल्सियस। अगर कोई सब्सटेंस है जिसका 27 डिग्री सेल्सियस से कम अगर टेम्परेचर है, यानी बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट कम है, तो सॉलिड में होगा। अगर 27 डिग्री से अधिक रहेगा मेल्टिंग पॉइंट तो लिक्विड में होगा, सॉरी कम रहेगा तो लिक्विड, अधिक रहेगा तो सॉलिड। और बॉइलिंग पॉइंट अगर इससे यानी बॉइलिंग पॉइंट अबव द रूम टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट बिलो द रूम टेम्परेचर होगा, सॉलिड
बिलो द रूम टेम्परेचर, तो ये तुम्हारा क्या होगा, गैस में होगा। तो पूछता है कि वाई वाटर इज प्रेजेंट लिक्विड एट रूम टेम्परेचर इन कंपेरिजन टू आयरन अलमीरा, यानी कोई आयरन का अलमीरा है वो सॉलिड में है लेकिन वाटर लिक्विड में है रूम टेम्परेचर पे। तो याद रखना, लिख देना कि द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन इज हाई देन रूम टेम्परेचर बट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज लेस देन रूम टेम्परेचर, यानी रूम टेम्परेचर से आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, कम है, और ये आयरन का क्या है, अधिक है। तो ये जो चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग, इस लेक्चर में खत्म हुआ। अब इसका क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज खोल के सॉल्व करना। अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो उसको कमेंट बॉक्स में या मेरे व्हाट्सएप पे भेज देना, इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा।